आप लोगों का BA LLB सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, उसमें वर्तमान भारत में सामाजिक जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनकी चर्चा इस समाजशास्त्र विषय के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि इस पेपर में इसके पहले हम समाज की जो मूल समस्याएं थी उस पर चर्चा किए, जिसमें भारतीय समाज की प्रमुख समस्या गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी भारतीय समाज की मूलभूत समस्या रही। उसके लिए आजाद भारत से लेकर आज तक तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू किया गया, जिससे समाज में गरीबी को कम किया गया। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए गए, उसमें सुधार की व्यवस्था बनाई गई। तो धीरे धीरे यह व्यवस्था चली, गरीबी की व्यवस्था, गरीबी भारतीय समाज की जो मूल समस्या थी उससे निदान पाया गया। उस पर एक एक कदम आगे बढ़ रही है हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता। अब दूसरे चैप्टर हम देखते हैं सोशियोलॉजी में भारतीय समाज की समस्याएं में सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक। भारतीय समाज की जो समस्या है, मूल समस्याएं हैं, उस पर मूल मुद्दे जो हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, वह अल्पसंख्यक क्या है। तो अल्पसंख्यक, इसके अंतर्गत हम देखते हैं भारतीय विधि विधान में जो समस्याएं हैं, इसमें भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता संस्कृत की विविधता है कि यहां अनेकता में एकता समाहित है। भारतीय समाज की यह विशेष विशेषता है कि हमारे समाज में अनेकता में एकता का गुण समाहित है। इसी के साथ साथ हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक की परिभाषा हमें कहीं विशेष रूप से स्पेसिफिक अल्पसंख्यक की परिभाषा हमको कहीं मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक की परिभाषा न होते हुए भी हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाएं, आज पर हम चर्चा करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चर्चा करते हैं, तो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक विधान, अल्पसंख्यक व्यवस्था पर हमको जानकारी मिलती है। अल्पसंख्यक जो है, इससे तात्पर्य है कि यह है अल्पसंख्यक वे जातियां हैं, वे समूह हैं जो बहुसंख्यक से कम हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। भारत में मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलंबियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना जाता है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य है कि जो बहुसंख्यक से कम जिनकी आबादी है। भारत में हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक है, उससे कम की आबादी वाले जो धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं भारत में तमाम तरह की जातियां, धर्म, भाषाएं, कश्मीरी, हरियाणी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, बिहारी, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भारत में 50% से अधिक लोगों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं हिंदी जो है सबकी भाषा, बहुसंख्यक भाषा है, बाकी अन्य भाषाएं अल्पसंख्यक भाषाएं हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि सामान्यतः अल्पसंख्यक वे लोग हैं जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से जिनकी संख्या बहुत कम होती है वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, माइनॉरिटीज कहे जाएंगे। माइनॉरिटीज कहे जाते कौन कहे जाएंगे? जिनकी भाषा और संस्कृति के अनुसार, परंपरा के अनुसार, कस्टम के अनुसार वो कम है, वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियां सामान्यतः मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहते हैं हम कि नंबर 1 है धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, नंबर दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक, नंबर तीन है जनजातीय अल्पसंख्यक। इस प्रकार से भारतीय समस्याओं, भारतीय परंपराओं, भारतीय समाज की जो मुद्दे हैं वो अल्पसंख्यक के हैं, जिसमें अल्पसंख्यक 3 श्रेणियों में बांटा गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक की श्रेणी बांटी गई है तो धार्मिक अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, भाषाई अल्पसंख्यक और जनजातीय अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक से तात्पर्य है कि लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूह का वर्णन किया गया है। धार्मिक, जनजातीय, भाषाई अल्पसंख्यकों का उद्देश्य राज्य के कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना होता है जिसका वे धर्म, संस्कृति, भाषा को सुरक्षित करें, इसका प्रचार प्रसार करें और इसके लिए वह बहुमत। यहाँ पर हम भारत में पाए जाने वाली जातियां, जनजातियां, अल्पसंख्यकों को उल्लेख करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर 28 से लेकर 30 तक जो शिक्षा धर्म के बारे में है उस पर चर्चा हम करते हैं। इसके बाद भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, धार्मिक अल्पसंख्यक की जो श्रेणियों में बांटा गया है, जो वर्गीकरण है, उसमें हम देखते हैं कि भारत में जो जनगणना 1981 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक की तालिका को हम इस प्रकार देखते हैं। जैसे हिंदू की जनसंख्या 78% है भारत में, ध्यान दीजिए।
हिंदू की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 78%, मुसलमान की जनसंख्या, मुस्लिम की कुल जनसंख्या 16%, पूरे भारत के आंकड़े के अनुसार है। 2011 की जनगणना के आधार पर देश में 16% मुसलमान हैं। ईसाइयों की जनसंख्या भारत में 2.5% है, जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों में, गोवा आदि राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिख की जनसंख्या 2.5% है भारत में, कुल जनसंख्या का 2% सिख है। बौद्ध धर्मावलंबी 1% है। जैन और अन्य पारसी सहित जनसंख्या सब 1% में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, हिंदू को छोड़कर भारत में सभी अन्य धर्मावलंबी हैं। धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जनजातीय आधार पर संख्यक के वर्गीकरण किया गया है। धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर संख्यकों को हिंदू को छोड़कर मुस्लिम, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी जो है धर्मावलंबी धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है। भाषाई आधार पर संख्यक का तात्पर्य है जैसे कि जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, राजस्थानी है, पंजाबी है, हरियाणी है, और इस तरह से डोगरा भाषा है, कश्मीरी भाषा है, कि जो निश्चित एरिया में, वहां के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं, उनकी अपनी परंपरा और व्यवस्था के अनुसार भाषा है। उस भाषा के अनुसार वो जो है अपनी भाषा के अनुसार वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जनजातीय अल्पसंख्यक। जनजातीय अल्पसंख्यक से तात्पर्य है जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, संथाल, शेरू आदि सभी जातियां जो जनजातीय जातियां हैं, वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती हैं। अब हम देखते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक, जैसा कि हम देखे हैं कि 16% भारत में मुस्लिम आबादी है। अंग्रेजों के शासनकाल समय भारत में 40 करोड़ जनसंख्या में से 9 करोड़ मुसलमान थे, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो नीति के अनुसार 1857 में विद्रोह में हिंदू मुसलमान दोनों ने अपने अपने ढंग से सहयोग करके 1857 में ही अंग्रेजों की नींव को हिला दिए, और तब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से मुसलमानों के लिए अलग से राज्य, अलग से व्यवस्था देने की वकालत करना शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया कि जिससे भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन जाए। जिन्ना ने पाकिस्तान बांटने के लिए 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन किए, जिसमें पाकिस्तान को पृथक राज्य बनाने की घोषणा किया, और जिन्ना के ही जिद के नाते भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हो जाता है, देश बन जाता है। पाकिस्तान निर्माण के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान भारत छोड़कर जाते हैं। जो यहाँ के लोग रह गए उनके लिए भारत में कहीं कोई समस्या नहीं रही। उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, समता के लिए हमारे भारतीय संविधान में उपबंध बनाए गए।
भारतीय संवैधानिक उपबंधों के अनुसार भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों के लिए एक समान रूप से जो है व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों ने इसका मतलब अल्पसंख्यकों को इस पर कार्य किया जाए। और जहां तक हम देखते हैं भारत में देश में सामाजिक और आर्थिक संस्कृति और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से मुसलमानों ने भाग लिया। जैसा कि हम देखते हैं भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उपराष्ट्रपति के रूप में हम देखते हैं हामिद अंसारी, हिदायत अयतुल्ला, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में MS बेग, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और लोक सेवा आयोग तथा निर्वाचन आयोग के चीफ के रूप में एयर चीफ मार्शल के रूप में मुसलमानों ने देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ मिलकर के देश के विकास में और समाज की समस्या के निदान में अपना योगदान दिया है। इसके बाद हम देखते हैं फिर भी मुसलमानों की तमाम शिकायतें और समस्याएं नहीं हैं। जो पहली समस्या उनकी है विधानमंडल एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि। विधानमंडल एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि है मुसलमानों में। मुसलमानों के कहना है कि विधानमंडलों में प्रशासनिक सेवाओं में हमें समान अवसर नहीं मिल रहा है, हमें अपने आबादी के हिसाब से हमको अवसर दिया जाए। दूसरा है उनका सांप्रदायिक दंगे, उनकी जो समस्याएं हैं सांप्रदायिक दंगे हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और भारत के अन्य जगहों में अहमदाबाद, रांची, जबलपुर आदि शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए। उन सांप्रदायिक दंगों से भी तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी समस्या है उर्दू भाषा का प्रश्न। मुसलमानों ने समय समय पर उर्दू भाषा के बढ़ावा के लिए सरकारों पर दबाव डाला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जा चुका है। इस प्रकार से केवल अब अगर कहा जाए तो आज की जो परिस्थितियां बनी हैं, मुसलमान भले अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, लेकिन अब संख्या के हिसाब से और वर्ग और जात के बंटवारे के हिसाब से मुसलमान अल्पसंख्यक अब नहीं रह गया। अल्पसंख्यक में बौद्ध धर्म, सिख, जैन, पारसी, यहूदी आदि सभी लोग भारत में अल्पसंख्यक माने जाएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ की समस्या है। मुसलमानों ने अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ जो व्यवस्था है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार ने समय समय पर न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन करने के ऊपर विचार किया है। परिवर्तन में सरकार ने इस बात पर बल दिया, इस बात को देखा कि आधुनिकीकरण के अनुसार मुसलमानों में बहुविवाह, पद्धति, तलाक पर हस्तक्षेप किया जाए और विवाह और तलाक से संबंधित जो है कानूनों को वर्तमान समय में लागू किया गया, क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं भारत में समाज सुधार, समाज की समस्याएं, समाज की व्यवस्थाओं को सुधारने बनाने में तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, भारतीय सामाजिक समस्या में माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी की तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें तत्पर है। धन्यवाद।